अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने लास्ट क्लास में आपको इन्फॉर्म की मैं मेल की थी कि मैम मेरी फैमिली में डेथ हो गई है, तो मैंने क्लास नहीं अटेंड किया। आपने मेरी भी एब्सेंट ही मार्क की हुई है। मैंने क्लास से पहले ही मेल कर दी थी। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि वी आर नॉट अलाउड, जैसे आपको पता है कि आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती, मतलब काउंट ही नहीं हो रही ना। ठीक है, मतलब आपकी कोई अटेंडेंस डिपार्टमेंट काउंट ही नहीं कर रहा, टीचर्स काउंट नहीं कर रहे। तो जो है हमें अलाउड नहीं है कि जो है, क्योंकि रिसेंटली ही कुछ इश्यूज हुए हैं बच्चों के, दैट दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू टेक क्लास, और वो यूनिवर्सिटी भी नहीं होते, और लाइक डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो इस वजह से जो है ना, वी आर नॉट अलाउड टू मार्क। तो फिर ओके बाद मैम। फिर बाद में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इफ़ यू वांट कि हम जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करें तो फिर मुझे बता दें। क्योंकि जब एक चीज़ काउंट ही नहीं हो रही तो उसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है। नहीं नहीं मैम, वैसे तो मेरी एक ही एब्सेंट थी, लेकिन वो भी रीजन थी तो मैंने अटेंड नहीं की। वैसे कोई इशू नहीं है। हाँ तो बस ठीक है वो, क्योंकि ना बेटा हमें जो ड्यूटी दी गई है तो हमने तो वही पूरी करनी है ना। तो हाँ, परेशान ना हुआ करें अटेंडेंस वगैरह के लिए। मुझे भी पता होता है कौन सा बच्चा प्रेजेंट है कौन सा नहीं है। ये भी होता है कि कई स्टूडेंट्स ने जो है वो लेक्चर ज्वाइन करके छोड़ दिया होता है, या कईयों की जगह किसी ने वो किया होता है, अनाउंस किया होता है भाई मेरी जगह कोई जो है वो लेक्चर ले ले, लेकिन बीच में माइक ऑफ रखे। तो हम टीचर्स को सब पता चल रहा होता है कौन सा स्टूडेंट कितनी क्लासेस ले रहा है, कितनी नहीं ले रहा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो टीचर्स को सारा होता है। इसके लिए अटेंडेंस के लिए आपने परेशान नहीं होना। और क्लास आप लोग कैसे? मैम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सो हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे जल्दी से इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम लास्ट 15 मिनट्स में जो है वो असेसमेंट की भी बात करेंगे। रिसेंटली मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अच्छा, मैंने आपको सुबह एक बुक फॉरवर्ड की, आप लोगों को मिली है? जी मैम यस। मिल जी गई मैम है। मिल गई है। किसने? हाँ, वो रिसेंटली ही मुझे भी जो है वो बुक मिली। जब मैंने उसे पढ़ा तो बड़ी अच्छी बुक लगी मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए वो। तो ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, पिछली बार बड़े मज़े की बात हुई, मैंने ना लेक्चर के स्टार्ट में अटेंडेंस ली थी आपकी। यस मैम। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा जो ये समझते हैं कि हम बहुत ही तेज़ हैं, उन्होंने लेक्चर स्टार्ट वो अपनी अटेंडेंस लगवा के तो जो है ना वो लेक्चर लीव कर दिया। तो मैंने जब चेक किया तो किसी ने 5 मिनट की क्लास ली हुई थी, किसी ने 10 मिनट की ली हुई थी, किसी ने 15 मिनट की लेके छोड़ी हुई थी। तो खैर, इस पे हम कुछ नहीं कहते। अच्छा, मैंने आपको पीसीओस पढ़ाया था इफ़ आई रिमेम्बर। तो यहाँ पे हमने जो है वो स्टॉप किया था। हमने ये कहा था कि हम जो है वो इसको दोबारा से देखेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। हमने इसको भी इंशाल्लाह एंड करना है, और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पीसीओस क्या होता है, कोई थोड़ा सा ब्रीफ सा समराइज कर दे लेक्चर को, ताकि हम जो है वो स्टार्ट करें इसको। कौन सा बच्चा समराइज करेगा? मैम इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हिर्सुटिज्म हो जाता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, और मैम एक्ने वल्गैरिस। और चलें, तहरीम ने किया, कोई और बच्चा? शाबाश तहरीम, वेरी गुड। और कौन सा बच्चा समराइज करेगा? मैम क्वेश्चन क्या है? मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बात तो ये है। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया था, ज्यादा पूछ रहा हूँ। मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, मैंने बस ये कहा है कि कोई बच्चा लेक्चर को समराइज कर दे जो हमने जी पिछला मैम। पढ़ा मैं था पीछे। पीसीओएस मैम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसकी प्रेजेंटेशन क्या थी, इनके क्या क्या हम्म। सब इनके होता है, डायग्नोसिस किस तरह करते हैं। और
ये समराइजेशन तो ना हुई ना? मैम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एमेनोरिया वगैरह या ओलिगोमेनोरिया या इनफर्टिलिटी होगी, हिरसुटिज्म वो हो गया, तो और वो एकेंथोसिस नेग्रिकैन या एक्ने वल्गैरिस वगैरह, या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन वगैरह की सेक्रेशन ज़्यादा होती है, ओबेसिटी हो जाती है, और बस यही मैम। वगैरह हर बात के साथ लगाना जरूरी होता है नादिर? मैम वैसे आदत है। हाँ, खैर मुझे भी कुछ बुरी आदतें हैं, हम सबको ही होती हैं। अ, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अ, हाँ, लेकिन जो हमारी ऐसी बातें होती हैं, हमें उनको जो है वो प्रोफेशनली और एकेडमिकली इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। लाइक ओके मुझे मैम। भी अगर आप, हाँ, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी की एक अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं जाती ना। तो एक टीचर का सिर्फ ये काम तो नहीं होता कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो रट्टे मरवाए और बस सबक पढ़ा के चला जाए। तो ग्रूमिंग जो होती है, चाहे तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आपके पास हर फैसिलिटी है। तो बेसिक एक टीचर से पढ़ने का क्या मकसद होता है? ग्रूमिंग होती है ना, कि आप टीचर से ग्रूम हो रहे हैं, टीचर आपको लर्न करा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश कर रहा है। तो है, मैं तो इसलिए ऐसी बातें करती हूँ कि आप अच्छे प्रोफेशनल्स बने। खैर मुझ में भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी वैसी बात करती हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो आप मुझे भी जो है वो मुझे भी इम्प्रूव करा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं माइंड करूंगी ना। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई अ, मुझ में जो है वो अगर कहे कि आप में ये बात ठीक नहीं है, आपको ये इम्प्रूव करनी चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको भी खुशी होती है, आप लोगों को भी खुशी होती है जब आप में कोई जो है गलत बात को जो है इंडिकेट करके कहे कि भाई इसको ठीक करो। यस मैम। यस ये बड़ी मैम। कुछ लोग होते हैं, वैसे ही मतलब अदर देन अस, कुछ लोग होते हैं जिनको उनकी गलती इंडिकेट कराई जाए ना, तो वो माइंड कर जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, या जो है वो अच्छा फील नहीं करते। बट हमें उनमें से नहीं होना चाहिए। अ, जो आप में आपकी गलती इंडिकेट कराए, जो आप में गलत बात को नोटिस कराए, वो आपका दोस्त होता है, वो आपका वेल विशर होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई पीसीओएस का क्या इफेक्ट है। तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, बेसिकली गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, दो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, एलएच होता है, सॉरी, दो जो है वो हार्मोन्स होते हैं, एलएच और एफएसएच, जो है पीसीओएस में मेन रोल इनका होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है बेसिकली वो थीका सेल्स पे अफेक्ट कर रहा होता है, जैसे मैंने एनाटॉमी में आपको थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स बताए थे। और इसमें बेसिकली जो है एक बैलेंस्ड रेंज चल रही होती है। जब हमारे पास जो है वो एलएच की रेशो जो है वो इंक्रीज होती है, तो एफएसएच की डिक्रीज हो जाती है, और जब एफएसएच की डिक्रीज होती है तो एलएच इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें बेसिकली जो है एलएच टू एफएसएच रेशो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एलएच जब जो है वो थीका सेल्स पे करता है, जब थीका सेल्स पे वो थीका सेल्स पे आके लगता है, तो बेसिकली वहां से कोलेस्ट्रॉल रिलीज होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेग्नोलोल में चेंज हो जाता है, प्रेग्नोलोल जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन में चेंज होता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो बेसिकली 17 OH प्रोजेस्ट्रॉन में चेंज होता है, और फर्दर जो है वो एंड्रोस्टिनोडायोन में चेंज होके फाइनल जो है हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसी तरह जो एफएसएच है, एफएसएच ग्रेनुलोसा सेल्स पे जो है वो इफेक्ट करता है। ग्रेनुलोसा सेल्स पे जो है वो इफेक्ट करने के बाद होता ही कुछ यूं है कि जब हमारे पास एंड्रो स्टीनोडायोन जो हार्मोन हमारे पास 17 OH प्रोजेस्टेरोन से निकलता है, तो ये एक तो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, दूसरा ये एस्ट्रोन पे इफेक्ट करके उसको एस्ट्राडायोल में चेंज कर रहा होता है। तो अगर हम इसकी जो है वो डिटेल देखें, तो ड्राइंग illustrates the hypothalamic pituitary gonadal axis in PCOS। ठीक है, ये डायग्राम जो है वो इलस्ट्रेट कर रही है कि कैसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस पीसीओएस में अपना वर्क कर रहे हैं। increased androgen production is thought to result from an increased gonadotrophin releasing hormone। तो बेसिक जो बात है कि एंड्रोजन प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो जाती है, एलएच और एफएसएच जो इन
अपनी LH और FSH को क्या कहा जाता है, एंड्रोजन हार्मोन्स। तो जो एंड्रोजन हार्मोन्स जो आप अपनी रेशो इंक्रीज कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ कि GnRH इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से LH और FSH भी इंक्रीज हो गए। यहाँ तक बात पल्ले पड़ी है? यस मैम। ठीक है। Which in turn favors the production of luteinizing hormone over follicle stimulating hormone in the interior pituitary gland। जब हमारे पास जो है वो एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज हुए तो क्या हुआ कि LH का इन कंपैरिजन टू FSH क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। LH acts on theca cells in the ovarian stroma to increase the production of androgens. The decreased action of FSH decreases aromatase mediated conversion of androgens to estrogens in the granulosa cells। अब बात ये है कि जब मैंने आपको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि एक हमारे पास ओव्यूलेशन फेज होता है। तो ओव्यूलेशन फेज कौन से डे पे होता है? 14th डे पे मैम, अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 पे। अप्रोक्सीमेटली 14th डे पे होता है। तो हमारे पास जो LH सर्ज है, मैक्सिमम जो हमारे पास LH सर्ज होती है वो कौन से डे पे होती है? तहरीम बताओ कौन से डे पे होगी? 14 सना बता। 14th पे मैम। मैम। 14 एग्जैक्टली। तो होता यूं है कि जब ओव्यूलेशन का फेज होता है तो LH जो है वो LH सर्ज होती है। LH सर्ज जो है वो ओव्यूलेशन काज कराती है, काज करा के जो है वो उसके बाद LH की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू FSH। लेकिन क्या होता है इन PCOs, अब अगर ये देखें, अगर आप समझे तो एक ही पॉइंट है समझने वाला कि जब LH सर्च जो है वो LH सर्च जो है उसके बाद ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो LH अपना लेवल डाउन नहीं करेगा, लेवल डाउन नहीं करेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होगी। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा? आयशा इम्तियाज, पूरी क्लास सोई हुई है, पढ़ाना छोड़ दूं मैं? बेटा इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आपने जवाब नहीं देना तो मुझे बताएं, मैं बोलना छोड़ दूं, मैं क्लास लीव कर दूं? मैम मैम क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैंने ये पूछा है कि जब LH सर्ज के बाद जो है वो ओव्यूलेशन होती है और ओव्यूलेशन होने के बाद LH की रिलीज खत्म हो जाती है, तो इन केस ऑफ PCOs जब LH सर्ज होने के बाद भी LH सर्च होती ही नहीं है, कंटिन्यूसली LH रिलीज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, ओव्यूलेशन होगी ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा? मैम LH के लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो क्या होगा फिर, डिजीज कौन सी रिजल्ट में आएगी? मैम हाइपर इनफर्टिलिटी। बेटा आसान सा जवाब है PCOs। इन रिजल्ट क्या होगा? PCOs। मुझे लगता है ये 2-4 बच्चियों के अलावा पूरी क्लास सोई हुई है। तो अगर आपने जो है वो क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने बात का जवाब नहीं देना, तो आप क्लास लीव कर दें, सिंपल। खैर हम जो है वो आगे चलते हैं। अल्ट्रासाउंड एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। अल्ट्रासाउंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ PCOs इन दोज विद एन गायनोकोलॉजिकल एज ऑफ less than 8 years after menarche। ठीक है। ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ मल्टीफोलिकुलर ओवरीज इन दिस लाइफ स्टेज। तो अगर 8 साल से कम उम्र है तो इसमें जो है वो मल्टीफोलिकुलर ओवरीज होती है इस स्टेज में। और क्या होता है कि इसमें हम जो है वो PCOs के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीफोलिकुलर ओवरीज का मतलब है कि उसमें मल्टीपल फोलिकल्स हैं, और मल्टीपल फोलिकल्स को आप PCOs के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए जो है वो लेस देन 8 इयर्स की एज में हम
नहीं करते अल्ट्रासाउंड, द ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज प्रेफर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस इफ सेक्सुअली एक्टिव एंड इफ एक्सेप्टेबल टू द इंडिविजुअल बीइंग असेस्ड। ठीक है, तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए जो है ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि इफ द पेशेंट इज सेक्सुअली एक्टिव और नॉट एंड द इंडिविजुअल बीइंग असेस्ड वो है वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, आपका कंसेंट फॉर्म साइन कर रहा है या नहीं। Using endovaginal ultrasound transducers with a frequency of 8 megahertz, the threshold for PCOS should be a follicle number per ovary of 20 or an ovarian volume of 10 ml on either ovary, ensuring no corpus luteum cysts or dominant follicles are present। तो अगर आप जो है वो एंडोवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और एक ओवरी में मोर देन 20 फॉलिकल्स हैं या ओवरी का साइज मोर देन 10 ml है और उसमें कोई भी कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट नहीं है या कोई डोमिनेंट फॉलिकल नहीं है, तो आप उसे पीसीओस डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पेशेंट में पीसीओस डिक्लेयर कर सकते हैं। इन पेशेंट विद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर हाइपरएंड्रोजेनिज्म एंड ओवेरियन अल्ट्रासाउंड इज नॉट नेसेसरी फॉर पीसीओस डायग्नोसिस। अगर आप जो है वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक पेशेंट आता है और उसकी बायोकेमिकल रिपोर्ट में हाइपरएंड्रोजेनिज्म है, LH to FSH रेशियो इंक्रीज्ड है, तो आप उसे पीसीओएस डायग्नोज कर सकते हैं विदाउट अल्ट्रासाउंड। However, ultrasound will identify the complete PCOS phenotype। अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास एक फर्दर जो है हमारी डिजीज को कंफर्म करने की एक फिनोटाइप है। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड should primarily report ovarian volume with as threshold of 10 ml given the difficulty of reliably assessing follicle number with this approach। तो जो है वो पहला जो आप अल्ट्रासाउंड करते हैं ट्रांस एब्डोमिनल, उसमें आपने कहना है कि ओवेरियन वॉल्यूम जो है वो मोर देन 10 ml है या नहीं है। ठीक है, वरना क्या होता है कि आप जो उसका फॉलिकल का साइज मेजर करना चाहते हैं, नंबर मेजर करना चाहते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। दिस इज एन अप्रोच फॉर एंडोवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी अल्ट्रासाउंड, मैंने ये कहा था कि मोर देन जो है वो 20 फॉलिकल्स हैं तो आप उसे जो है वो कर सकते हैं, पीसीओस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है, इसमें जो है वो मल्टीपल फॉलिकल्स है, इसका जो है वो इंक्रीज हुआ हुआ है स्ट्रोमा, पेरिफेरली फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, इसे कहते हैं पर्ल ऑफ रिंग अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे उसको देखते हैं। इंक्रीज इन ओवेरियन एरिया, जो ओवेरियन ओवरी का एरिया है वो मोर देन 5.5 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम मोर देन 11 ml है, विद प्रेजेंस ऑफ मोर देन 12 फॉलिकल्स मेजरिंग 2 to 9 mm इन डायमीटर। तो सिर्फ फॉलिकल का जो है वो नंबर काफी नहीं है, उसका साइज भी होना चाहिए, और एक फॉलिकल का साइज जो है वो 2 to 9 mm एटलीस्ट होना चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज नॉट स्पेसिफिक फॉर पीसीओस। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज वैसे ही हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है पीसीओस के लिए। मोर देन 20% नॉर्मल वुमेन हैव इंसिडेंटल पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अब जो एक तो है कि भाई पॉलीसिस्टिक ओवरीज कंफर्म्ड है, एक खवातीन इस किस्म की होती हैं जिनको पीसीओस होते हैं और उनके इफेक्ट्स होते हैं, और एक खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें पीसीओस तो लाइक मल्टी फॉलिकुलर ओवरीज तो होती हैं लेकिन उनमें पीसीओस वाले कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे कि मैंने बहुत ज्यादा पेशेंट्स देखी हैं इस किस्म की कि जिनको ना तो हिरोटिज्म है, ना उनका एकंथोसिस नाइग्रिकेंस है, ना उनका मेल बाल्ड पैटर्न है, ना वो बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन फिर भी उनकी ओवरीज में जो है वो मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं। तो अब हम जो है वो मल्टीसिस्टिक ओवरी को और पॉलीसिस्टिक ओवरी को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों बायलेटरली होती है, दोनों ओवरीज जो है वो इफेक्ट होंगी। ठीक है, इसमें हमारे पास है एटलीस्ट 12 फॉलिकल्स होने चाहिए और मल्टीपल सिस्ट्स होनी चाहिए। मल्टीसिस्टिक ओवरी में मल्टीपल सिस्ट्स होती हैं। फॉलिकुलर डायमीटर पॉलीसिस्टिक में 2 to 9 mm होना चाहिए और सिस्ट डायमीटर मोर देन 10 mm होना चाहिए। स्ट्रोमा इंक्रीज्ड है और मल्टीसिस्टिक ओवरीज में स्ट्रोमा इंक्रीज नहीं होता। अगर ये हमारे पास एक ओवरी है, इसमें जो है ये पीसीओस वाली ओवरी है, इसमें जो है वो डायमीटर जो है वो हमारे पास मोर देन 11 ml हो गया, लेकिन स्ट्रोमा इंक्रीज है, हमें पेरिफेरली फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, लेकिन मल्टीसिस्टिक ओवरीज में पेरिफेरली जो है वो फॉलिकल्स नहीं पड़ी हुई होती, वो रेंडमली पड़ी हुई होती है और हमें इस तरह की स्ट्रोमा की अपीयरेंस नहीं आ रही होती। ठीक है, उसके बाद अगर अदर एबनॉर्मेलिटीज की तरफ जाएं तो थिकन्ड स्क्लेरोटिक कॉर्टेक्स, मल्टीपल फॉलिकल्स इन पेरिफेरल लोकेशन, 80% ऑफ वुमेन विद पीसीओस हैव क्लासिक सिस्ट, जो 80% खवातीन पीसीओस के साथ होती हैं उनमें जो है वो सिस्ट भी हो सकती हैं। पॉलीसिस्टिक
ovaries area in large have smooth thickened capsule that is avascular, ठीक है, avascular होती है. Polycystic ovaries on cut section, subcapsular follicles on various stages of atresia are seen in the peripheral part of the ovary. The most striking ovarian feature of PCOS is hyperplasia of the theca stromal cells surrounding arrested follicles. तो जो सबसे कॉमन टाइप है PCOS के लिए वो हमारे पास जो है ये मैंने लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी इन कंपैरिजन डाली हुई है. सबसे जो हमारे पास कन्फर्म टाइप है कि ये हमारे पास ट्रॉमा थीका सेल्स के ये अपने जो है वो इंक्रीज हुए हुए हैं, साइज में इंक्रीज हुए हुए हैं और पेरिफेरली फॉलिकल्स पड़े हुए हैं. तो whenever you are doing an ultrasound for PCOS, you must know the difference between the polycystic ovaries and multicystic ovaries. Polycystic ovaries और multicystic ovaries को आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है, अलग अलग कैसे करना है. एक तो आपने कहना है कि PCOS में पेरिफेरली जो है वो फॉलिकल्स पड़े हुए होते हैं और उनका जो है वो 2 to 9 mm तक जो है वो साइज हो सकता है. मल्टीसिस्टिक ओवरीज में पेरिफेरली नहीं पड़े हुए होते, रेंडमली पड़े हुए होते हैं, स्ट्रोमा इंक्रीज नहीं होता और साइज और जो हमारे पास फॉलिकल का साइज है वो मोर देन 10, मोर देन 12, मोर देन 15 mm भी हो सकता है. ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ लेफ्ट एंड राइट ओवरी थी. अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस, द सोनोग्राफिकली द ओवरीज enlarged with echogenic central stroma. तो यही मैंने जो आपको बताया कि ये सेंट्रल स्ट्रोमा इंक्रीज हुआ हुआ है. The number of small follicles is often increased bilaterally, usually to more than 5 in each ovary, and these are arranged peripherally. तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है वो बायलेटरली ही इंक्रीज होते हैं, यूजुअली 5 भी हो सकते हैं इन द नंबर. Endovaginal ultrasonography is more sensitive for detecting these small follicles. There is transabdominal scanning. The disease is not referred to as PCOS, where the diagnosis is based on elevated levels of serum LH or ratio of LH to FSH. ये हमारे पास जो है there are numerous small cysts less than 5 mm that line up on the periphery in a string of per appearance. तो हमारे पास जो है ये more than 5 follicles हैं और string of per appearance में है. ठीक है, इसको जो है string of pearl appearance कहा जाता है कि जैसे मोती साथ जुड़े हुए होते हैं तो इसी तरह ये follicles भी जो है वो PCOS में peripherally साथ जुड़े हुए होते हैं. Increased ovarian trauma is the most valuable diagnostic factor for PCOS. तो ovarian trauma पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि जब तक ovarian trauma increase नहीं होगा आप PCOS उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते. You can call them multicystic ovaries. Absence of it does not exclude the diagnosis. The gold standard of ovarian imaging. When imaging to assess for polycystic ovaries, transvaginal ultrasound is considered the gold standard due to the optimal visualization it provides of the internal structure of the ovary, particularly in obese patients. With the addition of 3D ultrasound to the transvaginal routine, it is even easier to assess and image the detail needed for accurate diagnosis of PCOS. हमारे पास ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से ज़्यादा सेंसिटिव है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड को भी जो है ओवरकम कर रही है जो मोर्टेलिटी, दैट इज कॉल्ड एज 3D अल्ट्रासाउंड. तो ये हमारे पास जो है वो 3D अल्ट्रासाउंड पे जो इमेजेस हैं ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो ये इसको फर्दर मजीद अच्छा जो है वो रेजोल्यूशन दे के एक्सप्लेन कर रही हैं. इसमें हम साइज जो है वो इसका बेहतरीन कर सकते हैं. ठीक है, आपने हाई रेजोल्यूशन इक्विपमेंट यूज करनी है और कौन से डे पे करना है. डू ऑन डे 3 to 5 के अगर जो है इफ अ पेशेंट हैविंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of December, then you have to do her ultrasound on 3rd of December or 5th of December. If dominant follicle or corpus luteum found repeat in next cycle, अगर आपको फिर भी corpus luteum मिल रही है या कोई dominant follicle नजर आ रहा है तो आप उसे next month बुलाएंगे. Whenever possible, you use transvaginal ultrasound. Follicle number estimated in longitudinal and cross sectional views. ठीक है, आपने longitudinal और cross section views दोनों में follicle के नंबर जो है वो कैलकुलेट करके रिपोर्ट पे मेंशन करने होते हैं. रिमेंबर ऑल वुमेन विद पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस नीड नॉट हैव PCOS. ठीक है, जितनी भी खवातीन पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस के साथ आती हैं नीड नॉट हैव PCOS. ठीक है, 20 to 30% ऑफ वुमेन इन जनरल पॉपुलेशन हैव पॉलीसिस्टिक मल्टीफोलिकुलर ओवरीज. बहुत सारी खवातीन को जो है वो अपीयरेंस होती है बट दे आर मल्टीफोलिकुलर ओवरीज. ठीक है, PCOS वर्सेस मल्टीफोलिकुलर ओवरीज. ठीक है, PCOS में जो है वो फॉलिकल स्मॉल होते हैं, मल्टीफोलिकुलर में लार्जर फॉलिकल्स होते हैं, डेंस स्ट्रोमा, बट इन MFO लेसर स्ट्रोमा डेंसिटी.
इंक्रीज्ड ओवेरियन वॉल्यूम एंड नॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास मल्टी फोलिकुलर ओवरीज में नॉर्मल वॉल्यूम होता है, पीसीओज में कोई डोमिनेंट फोलिकल नहीं होता, लेकिन एमएफओ में आपको डोमिनेंट फोलिकल सीन होता है, ठीक है। हम अब मल्टी फोलिकुलर ओवरीज होती क्यों है, उनकी कुछ काजेस हैं। डिलेड नॉर्मल प्यूबरिटी, अगर डिलेड नॉर्मल प्यूबरिटी जो है वो 11 ईयर्स में या 13 ईयर्स में स्टार्ट होनी है और पेशेंट जो है वो 15 ईयर्स ओल्ड हो गया है, तो दैट पेशेंट हैविंग द डिलेड नॉर्मल प्यूबरिटी, सेंट्रल प्रीकॉक्शियस प्यूबरिटी, हाइपोथैलेमिक एनोव्यूलेशन, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, अर्ली नॉर्मल फोलिकुलर डोमिनेंट फेस, ये काजेस हो सकती है मल्टी फोलिकुलर ओवरीज की। अल्डोसेंट पीसीओस इमीडिएट एक्यूट इश्यूज होते हैं और लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं। इमीडिएट जो इश्यूज होते हैं हेरोटिज्म, ओबेसिटी, रेगुलेशन ऑफ मेंसेस, एंड लॉन्ग टर्म इश्यूज में इंसुलिन रेजिस्टेंस, कार्डियोवास्कुलर रिस्क और मैलिग्नेंसी रिस्क हो सकता है। पीसीओस के लॉन्ग टर्म इश्यूज जो हैं, भाई एक पेशेंट है विद पीसीओस डायग्नोज हो गई है, लेकिन उसको जो है अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो कौन कौन से मसले मसाइल उस पेशेंट को फेस करने हो सकते हैं, तो दैट इज एंडोमेट्रियल कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो है उससे हमने पेशेंट को बचाना होता है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप ऑफ 786 पीसीओस वुमेन फाउंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, जो स्टडीज हुई हैं पीसीओस पे जो है वो 786 वुमेन्स में जो है वो इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर था। Cardiovascular disease PCOS is characterized by endothelial dysfunction and resistance to vasodilating action of insulin। तो अल्टीमेटली जो है वो ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क इंक्रीज कराएगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क इंक्रीज कराएगी। PCOS women with the metabolic syndrome had more hyperandrogenemia than PCOS women without the metabolic syndrome। Early signs emerging as a common cause of menstrual disturbances in the adolescent population: infertility, more than 75% of women with anovulation infertility, follicular arrest, impaired selection of dominant follicle, risk of multiple pregnancy with treatment, ठीक है। कि impaired selection होगी dominant follicle की, follicle हमें पता ही नहीं है कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं है पीसीओएस में, तो इनफर्टिलिटी काज होगी और मल्टीपल प्रेगनेंसीज का जो है वो रिस्क भी हो सकता है विद ट्रीटमेंट। ओबेसिटी, 40 to 50% of PCOS women are obese, pregnancy complications, spontaneous abortions हो सकते हैं, increased in high BMI, basal metabolic rate, sorry, इसको जो है एक वर्ड और कहते हैं, मैं आपको देख के बताती हूँ। पीसीओएस पेशेंट गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है डायबिटीज, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मॉल पर गेस्टेशनल एज, herotism, racial differences exist more in South Asia, less in Eastern Asians। 28-year-old lady presented with, अगर जो है वो irregular menses 10 years से और scalp hair loss 6 years से और excessive hair growth जो है वो 6 years से कर रही है, एमनोरिया जो है उसे 1 year से है, तो क्या आप उसे डिक्लेयर करेंगे कि इसे पीसीओएस है? ये केस है आपके पास, तो क्या जिस पेशेंट की ये हिस्ट्री हो आप उसे कह सकते हैं कि जो है दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Case scenario to differentiate severe form of PCOS from that of androgen secreting ovarian tumor। तो केस सिनेरियो जो है वो डिफरेंशिएट करता है पीसीओएस से और किसको? मल्टीफोलिक्यूलर ओवरीज को और पॉलीसिस्टिक, सॉरी, मल्टीफोलिक्यूलर और मल्टीसिस्टिक ओवरीज को, ठीक है। तो कोई मुश्किल बात इसमें नो मैम। No, समझ आ ma'am. गई है सबको? Yes, No, यस ma'am. मैम। लड़कों की आवाज नहीं आ रही। जी मैम आ गया समझ। अफजाल एहसन, आर यू प्रेजेंट? मोहम्मद जी मैम। उस्मान, चले आज शुक्र है जाग यस गए। मैम। आप भी आज जाग रहे हैं। दाऊद चौधरी, सो मैं आपसे जो है सॉरी
आप लोग को कोर्स आउटलाइन आपकी शो हो रही है? यस मैम। जी मैम। जैसे हम लोग जो है हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया था फ्रॉम द थोरेसिक रीजन, ट्रेकिया, लंग्स, प्लूरा एंड हार्ट, ठीक है। हमने ये चीजें नहीं पढ़ी थी, ये इतनी छोटे मतलब बहुत ज्यादा ये वास्ट टॉपिक्स नहीं थे, तो हमने इनको नहीं पढ़ा। हमने अब जीआईटी पढ़ लिया, हमने लीवर पढ़ लिया, इंटेस्टाइन्स पढ़ ली। स्टमक का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता कभी भी जो है। अगर आपको कोई कहे कि भाई स्टमक का अल्ट्रासाउंड है, तो कोई स्टमक का अल्ट्रासाउंड नहीं होता। बच्चों में जो है वो एक माइनर लेवल का होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। स्टीनोसिस के लिए जो है वो स्मॉलर इन्फेंट्स में जो है वो किया जाता है, लेकिन यूजुअली जो है वो स्टमक का कोई स्टमक की डिजीजेस को देखने के लिए कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता। इंटेस्टाइन्स का होता है, मैंने आपको जो है वो पढ़ा दिया। किडनी, पेनक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब जब हम जब बैक आते हैं थोरेसिक रीजन की तरफ, तो थोरेसिक रीजन जो है थोरेसिक रीजन से जो है अबोव भी कोई पार्ट है, नेक है, ठीक है। उसके बाद मैंने सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आपको जो है वो असाइनमेंट दी थी, पैरोटिड ग्लैंड की असाइनमेंट दी थी। बट व्हाट इज द मेजर पार्ट जो है वो नेक में, ऐसा कौन सा एक मेजर जो है ऑर्गन है जिसका अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? मैम थायराइड मैम का। थायराइड का। मैम थायराइड। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर थायराइड नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। और क्यों नहीं पढ़ा वो हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह। वी विल स्टार्ट थायराइड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड टुडे, ठीक है। मैंने आपको जो बेसिक असाइनमेंट दी थी वो इसीलिए दी थी कि जो है आप वो एक बार असाइनमेंट करें, उससे गो थ्रू हूँ, तो जब हम इंशाल्लाह जो है वो थायराइड अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे तो आपको जो है वो आप अच्छा लर्न करेंगे। सो आज मैं आपको थायराइड अल्ट्रासाउंड भी पढ़ाऊंगी और उसके साथ में आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी, ठीक है। तो जो है अब आप मुझे ये अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो है आपने जो सॉफ्ट फॉर्म में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो असाइनमेंट बनाई, उससे क्या कुछ लर्न किया है? पहले भी बनाते हैं आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए ही आप लोगों ने असाइनमेंट्स? यस मैम। जी मैम। तो वो चीज ज्यादा बेटर है या कागजों पे लिखना बेहतर है? मैम वर्ड पे ज्यादा सही रहती है। वर्ड पे सही रहता है। सो वी विल स्टार्ट थायराइड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ultrasonography is the single most valuable imaging modality in the evaluation of the thyroid gland. In many radiology departments, it is one of the most frequently performed ultrasound examinations. ठीक है, अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। इसके साथ फर्दर और कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। थायराइड की जो है वो थायराइड की डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से जो है वो प्रोसीजर्स किए जाते हैं, हमें वो भी डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह आपसे। तो जो बात है वो ये है कि अगर मेरे पास 100 पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसमें से 20 to 25 जो पेशेंट्स होते हैं, आप 1/4 कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड अल्ट्रासाउंड के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स आउटलाइन, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी। अब भाई होता क्यों है? सिंपल है, पेनलेस है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई कंट्रास्ट इंजेक्शन नहीं है, सुपरफिशियल पोजीशन ऑफ द ग्लैंड है। तो सुपरफिशियल पोजीशन ऑफ द ग्लैंड के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ हाई रेजोल्यूशन मशीन्स। अब बात यह है कि अगर अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है थायराइड ग्लैंड डिजीज के साथ, क्वाइटर के साथ आता है या किसी और बीमारी के साथ आता है, क्या आप उसे सीटी स्कैन या एमआरआई रिकमेंड करेंगे? नो मैम। क्यों? नो मैम। क्यों नहीं रिकमेंड करेंगे? मैम पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, देन और एक्सरे मैम, और टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाएंगे एक्सरे क्यों थायराइड। कराएंगे? एक्सरे क्यों कराना है? नहीं मैम, ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसका। और क्या कराएंगे? तहरीम आप बताओ क्या करेंगे? मैम उसकी सीबीसी और थायराइड मैम T3 पहले तो जो अल्ट्रासाउंड ही करवाएंगे ना, फिर अगर नहीं सही फाइंडिंग्स होंगी फिर किसी और मोडेलिटी पे जाएंगे। कौन सी मोडेलिटी पे? सना आप बताओ।
मैम रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। सॉरी नादिर आप बताओ। मैम सिटी मैम स्कैन करा स्क्रीनिंग कराएंगे? चलो मैं बता देती हूँ। अल्ट्रासाउंड के लिए जो बेसिक टेस्ट होते हैं और कौन सी मोडालिटी हम जाते हैं, तो वो होती है। सबसे पहली बात है कि अगर पहले अल्ट्रासाउंड के लिए में मरीज आया तो आप अल्ट्रासाउंड करेंगे। फिर उसका अगर जो है वो आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है उसको रिकमेंड करना है। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो हर एक जगह नहीं हो रहा होता, इन स्पेशल लेबोरेटरीज हो रहा होता है। उसके बाद अगर इन दोनों चीजों से भी जो है वो बीमारी क्लियर नहीं हुई तो आप उसको रिकमेंड करेंगे थायराइड स्कैन। अब थायराइड स्कैन जो होता है वो न्यूक्लियर मेडिसिन की मोडालिटी पे होता है और उसको बड़ा अच्छा वो डिफरेंशिएट करके बता देता है। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड स्कैन जो है उस पे जो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंडर हम करते हैं उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और हमें उसकी इमेजेस कैसे नजर आती हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट सेमेस्टर, इन 6th सेमेस्टर यू विल जो है लर्न अबाउट द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड थायराइड स्कैन आल्सो। तो हम इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी देख लेते हैं। थायराइड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और नेक के जो है वो सुपीरियरली नहीं पड़ा हुआ, इंटीरियर और इंफीरियरली पड़ा हुआ है। इट इज अ बटरफ्लाई शेप एंड इज बिल्ट बाय टू कॉन लाइक लोब्स एंड isthmus बिटवीन देम। ठीक है, दो इसकी लोब से और जिस चीज से जुड़ा हुआ है उसको कहा जाता है isthmus। Pyramidal lobe is seen in 50% of the patients, extending from midline of isthmus to the root of the tongue। ठीक है, इसके साथ एक अलग से pyramidal lobe होती है 50% of the patients में, जो isthmus से लेके root of the tongue तक जाती है। It is a remnant from thyroglossal duct. Do not forget any thyroid pathology can occur in this tract. Search for it। तो अगर किसी का बायोकेमिकल जो है टेस्ट जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आया तो आपको जो है वो दोनों लोब्स नॉर्मल नजर आ रही हैं, isthmus नॉर्मल नजर आ रहा है, देन आपने जो है वो क्या करना है, आपने पायरामिडल लोब को सर्च करना है और देखना है कि कहीं जो बीमारी है वो यहाँ तो नहीं चल रही जिस वजह से बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो खराब आया है। तो बेसिकली हमारे पास जो है एक इसका इंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, लाइक ऑलवेज एनी अदर ऑर्गन। तो ये हमारे पास इसका इंटीरियर पार्ट है और ये हमारा इसके पास पोस्टीरियर पार्ट है। इन दिस लेक्चर वी विल आल्सो लर्न अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और पोस्टीरियरली पड़े होते हैं। पोस्टीरियर मींस के पोस्टीरियर टू द थायराइड पड़े होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हमारे पास इंटीरियर थायराइड है और ये हमारे पास पोस्टीरियर थायराइड है और इसमें जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड्स को दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इंटीरियर शेप जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड की आ रही है। दिस इज द राइट लोब, दिस इज द लेफ्ट लोब एंड इन बोथ ऑफ देम देयर इज एन isthmus। तो इसकी हमारे पास जब भी हमने ट्रेकिया के ऊपर जो है वो isthmus होता है और ये हमारे पास जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज और जुगुलर वेन जो है वो साइड वाइज आ रही होती है। इसमें जो है वो जुगुलर वेन शो नहीं है, अगली इमेजेस में है वो जो जुगुलर वेन शो होगी और साथ में एसोफेगस भी शो हो रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई होमोजीनियस सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बटरफ्लाई शेप है। तो सराउंडिंग पे ये मसल्स हैं, सबक्यूटेनियस फैट होगी। तो इसके लिए जो स्कैनिंग टेक्निक है बेसिकली आप सबको पता है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज करेंगे। पेशेंट शुड बी लेट सिमेट्रिकली ऑन द बैक ऑन अ हाई टेबल विद स्ट्रेच्ड आउट नेक। तो हमने मरीज को सीधा उल्टा के उसकी नेक को स्ट्रेच करा देना है। एग्जामिन इन ट्रांसवर्स प्लेन फॉर विड्थ एंड थिकनेस एंड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन फॉर लेंथ। तो हमने उसको लाइक ऑलवेज एनी अदर ऑर्गन के किसी भी और ऑर्गन की तरह हमने उसे ट्रांसवर्स प्लेन में भी देखना है और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में भी देखना है। तो इन केस ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है ट्रांसवर्स प्लेन में हम उसकी विड्थ और थिकनेस देखते हैं और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में हम उसकी लेंथ देखते हैं। फॉर एनी लियन कंसीडर 2 प्लेन्स। ठीक है, अगर कोई भी लियन है तो लियन के लिए हर हाल में आपने जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन्स करने ही करने हैं। Ask patient to swallow to detect movement and lower hidden lesions. Do not forget lymph node assessment. तो अगर आप वैसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी में जो है पेशेंट में थायराइड की स्वेलिंग है या नहीं है तो आप कहते हैं कि भाई तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम पानी का घूंट पी रहे हो। तो जब पेशेंट ऐसे रिएक्ट करेगा तो आपको थायराइड उसके साथ मूव होता नजर आएगा। आज अपने अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के आगे खड़े हों और ऐसे बिहेव करें कि जैसे आप पानी का घूंट पी रहे हैं। आपको थायराइड जो है मूव होता हुआ फील होगा अपनी नेक में
अगर जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे। तो जब हम किसी पेशेंट को भी असेस कर रहे होते हैं थायराइड स्वेलिंग के लिए, तो हम उसे कहते हैं कि भाई तुम ऐसे शो करो जैसे तुम पानी का घूंट पी रहे हो, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स की हमने असेसमेंट भी करनी होती है थायराइड ग्लैंड के साथ। तो मेजरमेंट जो है बेसिकली दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन। ये हमारे पास जो है ये पेशेंट की नेक शो कराई गई है और ये प्रोब को शो कराया गया है। तो हम राइट लोब की जो है हमने कहा कि भाई ट्रांसवर्स प्लेन में हमने थिकनेस और विड्थ मेजर करनी है, ठीक है। और जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल में हमने उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो अब हम देखते हैं कि लेंथ, विड्थ और थिकनेस जो है वो मैक्सिमम उसकी क्या मेजरमेंट्स होनी चाहिए। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में प्रोब रखी है, तो थायराइड इस तरह से उसकी लोब शो होगी। और अगर हम ट्रांसवर्स में रखेंगे तो हमें ऊपर जैसे शो हो रही है वैसे होगी। तो लेंथ जो है नॉर्मली एक लोब की वो 4 to 6 सेंटीमीटर होती है। 4 to 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 to 60 mm. Width and thickness is 1.3 to 1.8 centimeter and it should not be more than 20 mm. isthmus की जो नॉर्मल थिकनेस है वो हम 5 to 6 mm तक कहते हैं कि isthmus 5 to 6 जो है ये 4 to 6 mm से ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, swollen नहीं होना चाहिए। और मोर देन जो 10 mm है वो तो कंसीडर ही हम swollen करते हैं या डिजीज्ड करते हैं। इसका जो हम वॉल्यूम है जैसे ओवेरियन वॉल्यूम हमने देखा, तो जो इसका वॉल्यूम है हम उसको 3 डायमेंशंस में जो है वो लेके उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 से, ये हमारे पास एक वैल्यू है, तो उसका वॉल्यूम निकल आता है। समटाइम्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड वॉल्यूम भी होता है। तो मेल्स का जो है वो 25 ccm और फीमेल्स का 20 ccm है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल जो है वो थायराइड का वॉल्यूम है। roughly enlarged gland has bulging interior surface। जब हमारे पास जो है enlarged gland जो होता है उसकी bulging होती है इंटीरियर सरफेस। अगर हम इसकी एकोजेंसिटी को देखें तो एकोजेंसिटी को जो है वो लॉन्ग प्लेन में हम देखेंगे। नॉर्मल ग्लैंड जो है वो हमने देखा कि लेस एकोजेनिक है देन एडजेसेंट सबक्यूटेनियस फैट से, लेकिन मोर एकोजेनिक था मसल से। तो होमोजेनस था, कहीं पे आपको कोई हेट्रोजीनस पैटर्न नजर नहीं आया, स्मूथ मार्जिन्स थे। डिफ्यूज लो एकोजेंसिटी अगर होगी, अगर हाइपोइकोइक होगा, एकोजेंसिटी कम होगी, तो हम उसे कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, डिफ्यूज डिजीज है। अब कौन सा बच्चा जो है वो मुझे फोकल डिजीज में और डिफ्यूज डिजीज में डिफरेंस बताएगा? मैम फोकल किसी एक पॉइंट पर होती है और डिफ्यूज पूरे स्प्रेड हुई होती है ऑर्गन में। बेटा आपका नाम क्या है? मैम समिया। वेरी गुड समिया, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमने कहा कि नॉर्मल जो हमारे पास है होमोजेनस पैटर्न है, रेगुलर बॉर्डर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसमें हमें जो है वो डिजीज में शो हो गया कि एकोजेंसिटी भी डिस्टर्ब है, लेस एकोजेनिक हो गया है, हेट्रोजीनस पैटर्न हो गया है और इररेगुलर बॉर्डर्स हो गए हैं, ठीक है। सो होमोजेनस और हेट्रोजीनस का डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes. अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एकोजेनिक है ये हमारे पास फैट आ रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लेकिन ये जो हाइपोइकोइक मसल्स आ रहे हैं ये क्या है, इनसे थायराइड ज्यादा हाइपर है और फैट से कम हाइपो है, ठीक है। तो दिस इज द ट्रैकिया, ये हमारे पास ट्रैकिया है, जुगुलर वेन है, कैरोटिड आर्टरी है और हमारे पास ये इस्थमस है, राइट लोब ऑफ थायराइड इन लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड। तो अब मुझे कोई बताए कि राइट लोब ऑफ थायराइड और लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड में कोई डिफरेंस है? इस इमेज में कोई आपको डिफरेंस फील हो रहा है? ये सिर्फ आपकी इवैल्यूएशन के लिए है, गलत जवाब दे दें बट दें सही। मैम साइज का डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस कैसे है, एक्सप्लेन करें ना पूरा। कोशिश करें नादिर, आपने सही जवाब दिया लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। मैम नजर आ रहा है इमेज में, इस वजह से होता है। क्या है उस टर्म को हम क्या कहेंगे वो बोले ना, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या कहेंगे हम इस टर्म को? बेटा कोशिश करो। हाइपरथायराइडिज्म नहीं, हम कहेंगे लेफ्ट लोब इज इनलार्ज्ड इन कंपैरिजन टू राइट लोब। ओके क्या मैम। कहेंगे
कि लेफ्ट लोब क्या है, इनलार्ज है, बड़ी लग रही है इन कंपैरिजन टू राइट लोब। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों से थायराइड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी शेयर करूंगी सून। दिल नहीं करता मेरा वैसे, लेकिन फिर भी खैर मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर करती हूँ। तो कोई चाहे उसको रिस्पॉन्ड करे या ना करे, आई विल जो है डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरा करूंगी मैं इंशाल्लाह। तो वास्कुलैरिटी जो होती है, बेसिकली वास्कुलैरिटी वेजल्स के नाम से शो होती है कि भाई वेजल्स क्या है। तो नॉर्मली हमें एक दो वेजल नजर आ जाती है इन नॉर्मल ग्लैंड में, लेकिन अगर थायरोटॉक्सिक गाइटर है या थायरोटॉक्सिक थायराइड ग्लैंड है तो उसमें वास्कुलैरिटी, उसमें वेजल्स, उसमें ब्लड सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास नॉर्मल है। कलर डॉपलर में और पावर डॉपलर में डिफरेंस पता है? मैंने बताया था शायद आपको क्लास। क्या डिफरेंस है कलर यस मैम। डॉपलर में? क्या डिफरेंस है कलर डॉपलर में और पावर डॉपलर में? मैम पावर डॉपलर ज्यादा सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू कलर डॉपलर, और ज्यादा डिटेल्ड में वो डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे इसमें हमने पावर डॉपलर अप्लाई किया हुआ है, तो यू मस्ट नो कि हमने पावर डॉपलर अप्लाई किया है, तो कैसे हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे? तो पावर डॉपलर जो है वो सिर्फ वेजल्स के अंदर का ब्लड दिखाएगा हमें, जो है वो बाकी एरिया का ब्लड नहीं दिखा रहा। तो इसमें अगर आप देखें तो पावर डॉपलर जो है वो आपको वेजल्स दिखा रहा है, वेजल्स के अंदर का ब्लड दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी में मैं कलर डॉपलर अप्लाई करती, जैसे कि अगली इमेजेस में कलर डॉपलर है, तो उसने इस सारे एरिया को ब्लू एंड रेड कर देना था। ठीक है, तो वास्कुलैरिटी इंक्रीज है डिजीज ग्लैंड में। नॉर्मल और डिजीज में आपको फर्क आना चाहिए। कैसे आएगा वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, अब हमने लियन की असेसमेंट कैसे करनी है। लियन क्या होता है? कोई मैस हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकती है, एब्सेस हो सकती है, या कोई भी मेटास्टेटिक लियन हो सकता है। ठीक है, मैं इसको आपको आगे करवाती हूँ। तो आपने असेस करना है कि लियन जो पड़ा हुआ है वो राइट लोब में है, लेफ्ट में है, या इस्तमस में है। ठीक है, अपर पोल में है, मिडल में है, या लोअर लोब पार्ट ऑफ द लोब में पड़ा हुआ है। मेजरमेंट आपने लियन की तीनों प्लेन्स में करनी है। ठीक है, वो तीनों प्लेन्स कौन से हैं? उसकी थिकनेस है, उसकी विड्थ है और उसकी लेंथ है। ठीक है, और मैलिग्नेंट लियंस जो होते हैं वो मोस्टली हाइपोइकोइक होते हैं एज कंपेयर टू द थायराइड ग्लैंड। एको टेक्सचर या एको स्ट्रक्चर, सिस्टिक चेंजेस एंड कैल्सिफिकेशन, तो जो है वो आपको सिस्टिक चेंजेस या कैल्सिफिकेशंस नजर आएंगी तो उसका एको टेक्सचर चेंज होगा। वास्कुलैरिटी, नो फ्लो, इंट्रानोड्यूलर फ्लो, या पेरिनोड्यूलर, या बोथ जो है वो सस्पिशियस फॉर मैलिग्नेंसी। अगर बिल्कुल फ्लो नहीं है, नोड्यूल्स के अंदर फ्लो है, पेरिनोड्यूल का मतलब है कि नोड्यूल के साथ साथ जो है वो फ्लो है, या दोनों फ्लो है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मैलिग्नेंसी है, जो है यहाँ पे कैंसर हो गया है। इलास्टोग्राफी इफ अवेलेबल मैलिग्नेंट लियंस और स्टिफर। तो इलास्टोग्राफी का आप लोगों को आइडिया है कि इलास्टोग्राफी क्या होती है? व्हाट इज इलास्टोग्राफी? हैव यू एवर नाउन कि भाई इलास्टोग्राफी क्या है? मैम ट्यूमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इलास्टोग्राफी बताएं भाई, इलास्टोग्राफी की डेफिनेशन बताएं। इलास्टोग्राफी होती क्या चीज है? मैम टिश्यू इलास्टिसिटी चेक करते हैं आई थिंक। टिश्यू की डेंसिटी हो गई। कैसे करते हैं मैम? ये देखते हैं कि जो टिश्यूज हैं साउंड वेव बेस पे टाइम टू टाइम 10 to 10 हो जाते हैं। वेरी गुड कि हम जो है अल्ट्रासाउंड, एडवांसेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में शायद आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूं। तो उसमें बेसिकली इलास्टोग्राफी एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें टिश्यू की हमने इलास्टिसिटी देखनी होती है, उसकी डेंसिटी देखनी होती है कि भाई टिश्यू कितना इलास्टिक है, कोई लियन कितना इलास्टिक है। तो इसमें जो है वो इलास्टोग्राफी में हमें जो है वो स्टिफर जो है वो लियन मिलेंगे, मैलिग्नेंट लियंस आर स्टिफर। ठीक है, रिपोर्टिंग में आपने जो है वो चीज़ लिखनी होती है कि सबसे पहले आपने लिखना है कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो है वो राइट लोब का जो है वो साइज मेजर करके लिखना होता है इन 3 डायमेंशंस, देन द साइज ऑफ isthmus एंड देन आल्सो द साइज ऑफ लेफ्ट लोब
और उसके बाद आ जाती है एकोजेंसिटी। आपने एकोजेंसिटी पे कमेंट करना होता है, वास्कुलैरिटी पे फोकल लीजन असेसमेंट करके उसकी जो है लोकेशन बतानी होती है, लिम्फ नोड्स की असेसमेंट करनी है, ठीक है। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं जो साथ साथ सर्वाइकल बोन के जो है वो साथ साथ और थायराइड के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ एनी डिजीज, ठीक है। उसके बाद जो है कंक्लूजन आपने कैसे लिखना होता है, ट्रायड्स इज डेवलप्ड, जैसे मेमोग्राफी में बायरेट्स होते हैं, इन नेक्स्ट सेमेस्टर यू विल लर्न अबाउट द बायरेट्स कैटेगरी, ठीक है, कि भाई बायरेट्स क्या होते हैं, कैसे हम जो है वो कैंसर को स्टेजेस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ट्रायड्स होते हैं इन थायराइड इमेजिंग, रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। और हमने रिकमेंड करना होता है कि आप TFT रिकमेंड करना चाह रहे हैं, आप जो है वो थायराइड स्कैन रिकमेंड करना चाह रहे हैं, या आप जो है आपको ये लग रहा है कि मेटास्टेटिक डिजीज हो गई है तो आप या बोन स्कैन रिकमेंड करना चाह रहे हैं। तो रिपोर्टिंग में ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, आपने उनको डिस्क्राइब करना होता है। रिपोर्टिंग इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी, रिपोर्टिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिपोर्टिंग जैसे कोई बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर आप अच्छे से सीख लें तो कोई बड़ा काम नहीं होता, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। अब बात आ जाती है आर्टिफैक्ट्स की। आर्टिफैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए, लेकिन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं आर्टिफैक्ट्स। जी मैम। हाँ, so Yes, ma'am. artifacts are images which appear on the display and do not represent the actual physical structure. Artifacts वो images होती हैं जो हमें शो तो ये कराती हैं कि ये कोई physical structures हैं, but they are not present. These shadows are enhanced representation of tissue elements tell a story. ये shadows और जो enhancement होती हैं ये बता रही होती है कि भाई ये जो posterior enhancement या back shadowing है ये कोई cyst या calcification है, लेकिन आर्टिफैक्ट्स जो है वो इमेज क्वालिटी को बुरी तरह जो है वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हमारे पास जो है सिस्ट और लियंस वो है हमारे पास इन्हांसमेंट दे रहे होते हैं, और कोई सॉलिड लियन है या फिर हमारे पास कोई स्टोन है तो वो बैक शेडो दे रहा होता है। लेकिन हम अगर देखें तो हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हमारे पास ये ट्रांसवर्स व्यू है, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस हैं, डू नॉट प्रोड्यूस द बैक शेडो। अगर मैं इसको फर्दर बड़ा करूं साइज में, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दे दें। अगर आप देखें तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स व्यू है, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, ठीक है, और इसमें हमें एक लियन जो है वो बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है इन लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो इस लियन ने कोई भी शेडो प्रोड्यूस नहीं किया या कोई भी इन्हांसमेंट प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिफ्यूज थायराइड डिजीज की तरफ। डिफ्यूज थायराइड डिजीज जो है वो उसकी 3-4 टाइप्स हैं, उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास हाशिमेटोथायरोडाइटिस है या ग्रेव्स डिजीज है या डिक्वेरिन्स थायरोडाइटिस है। तो नाउ वी विल सी अबाउट द हाशिमेटोथायरोडाइटिस, chronic autoimmune mediated lymphocytic inflammation of the thyroid gland, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज वो होती है कि आपके अपने बॉडी के सेल्स एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू हो जाते हैं। तो हाशिमेटोथायरोडाइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। नॉन स्पेसिफिक इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड विदाउट कैल्सिफिकेशन और नेक्रोसिस, इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी किस्म की इनलार्जमेंट हो जाती है, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होती और नेक्रोसिस नहीं होती ग्लैंड में, सिर्फ जो है वो ग्लैंड स्वोलन हो जाता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थायरोडाइटिस, थायराइड को इन्फ्लेम करने वाली बहुत कॉमन टाइप है, कॉमन फॉर्म है और मोर कॉमन है इन फीमेल्स, ठीक है। रियल टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी जो है अर्ली स्टेजेस पे जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है कि भाई कौन सी डिजीज है, अर्ली स्टेजेस पे जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन लेट स्टेजेस पे जो है वो स्पेसिफाई कर देती है कि इज इट Hashimoto-thyroiditis, Graves disease or Querens thyroiditis. So in early stages जो ग्लैंड है वो इनलार्ज होगा, हेट्रोजीनस होगा, हाइपोइकोइक ग्लैंड हो जाएगा। हाइपोइकोइक फोकाई में भी सीन, ठीक है, छोटे छोटे फोकाई आपको नजर आ सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। लेट स्टेजेस में जो है वो स्मॉल हाइपोइकोइक हेट्रोजीनस फाइब्रोटिक ग्लैंड होता है, ठीक है, कि लेट स्टेज में जो है वो छोटे छोटी आपको फाइब्रोसिस की लाइंस, एकोजेनिक लाइंस नजर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अनकॉमन क्या चीज है, फोकल डिजीज विद इन द नॉर्मल ग्लैंड, ठीक है, ये हो सकता है कि कोई फोकल सी डिजीज हो, किसी एक एरिया में डिजीज हो इन नॉर्मल ग्लैंड। कलर डॉपलर में क्या होगा, अर्ली लेवल पे वास्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी,
लेकिन जब डिजीज को 2-3 महीने गुजर जाएंगे, साल 6 महीने गुजर जाएंगे, तो सिग्नल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, एब्सेंट ब्लड फ्लो सिग्नल होगा। तो ये हमारे पास डिफ्यूजली इनलार्ज्ड ग्लैंड विद फाइब्रस सेप्टी एंड हाई वास्कुलैरिटी, ये अर्ली स्टेज है और ये हमारे पास लेट स्टेज है और ये फाइब्रोटिक हो गया है। अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपको कोई इकोजेनिक वेन्स या फाइब्रोसिस नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास लेट स्टेज में ये जितने भी एरोस हैं 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको फाइब्रोसिस शो करा रहे हैं इन लेट स्टेज। ठीक है। माइक्रोनोड्यूलेशन, माइक्रोनोड्यूलेशन diffuse ill marginated innumerable small hypoechoic nodules arrows surrounded by echogenic stroma termed Swiss cheese appearance। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है। हमारे पास नंबर ए इमेज में जो है इसको हम माइक्रोनोड्यूलेशन टर्म कहेंगे। इसमें अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जिनको गिना ना जा सके वो स्मॉल हाइपोइकोइक नोड्यूल्स है जो आपको एरो शो करा रहा है और एकोजेनिक स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जैसे हमने पीसीओस में पढ़ा कि स्ट्रोमा इंक्रीज्ड है, सेंट्रल स्ट्रोमा इंक्रीज्ड है और ना गिने जाने वाले छोटे छोटे न्यूड्यूल्स हैं। लेकिन हमारे पास डिफ्यूज डिजीज में ही एक चीज आती है स्विस चीज अपीयरेंस। डिफ्यूज स्मॉल हाइपोइकोइक लीजन्स इन द थायराइड क्रिएट सीडोसिस्टिक अपीयरेंस। तो हमारे पास शो ये करा रहा है जैसे ये सिस्ट्स हैं बट दे आर नॉट सिस्ट्स, दे आर हाइपोइकोइक लीजन्स, स्मॉल हाइपोइकोइक लीजन्स। ठीक है। This is the localized form of Hashimoto nodule consisting of bright blocks separated by dark bands. The background thyroid is hypoechoic and coursed with micronodularity, typically of diffuse Hashimoto thyroiditis. Can anyone tell me that कि ये हमारे पास focal diffuse disease है या ये हमारे पास diffuse thyroid disease है, ये जो आपको सामने इमेज में शो हो रही है? कोई एक बच्चा जो बता दे। क्लास, आर यू अवेकिंग? डिफ्यूज है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फोकल नो, डिफ्यूज नो, वेरी गुड। बहुत मुझे खुशी हुई नादिर आपके जवाब पे कि आप जाग रहे थे और आपने दुरुस्त आंसर किया, वरना अगर आप सो रहे होते तो आप इसे फोकल कहते। ये हमारे पास नोड्यूल है। नोड्यूल पे कहीं आपको लग रहा है कि कहीं आपको नॉर्मल थायराइड को कोई हिस्सा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। कोई हमें एक जरा सी चीज भी जो है हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है। ये हमारे पास 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक जो है वो डार्क बेंड्स ने जो है वो वाइट ब्लॉक्स को अलग अलग किया हुआ है। जो हमारे पास बैकग्राउंड पे थायराइड है वो हाइपोइकोइक है, ये हमारे पास हाइपोइकोइक एरिया नजर आ रहा है। ठीक है। और कोर्स्ड है, स्मूथ नहीं है, होमोजीनस नहीं है और उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज टिपिकली ऑफ डिफ्यूज हाशिमोटो थायरोइडाइटिस। सो दिस इज द डिफ्यूज हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। वेरी गुड, आपने मुझे बहुत खुश किया नादिर, वेरी गुड बेटा। सो क्रोनिक एंड स्टेज डिजीज स्मॉल एट्रोफिक विद फाइब्रस सेप्टी। ठीक है। तो जब हमारे पास एंड स्टेज हो जाती है, क्रोनिक डिजीज हो जाती है, तो क्या होता है, ग्लैंड का साइज छोटा हो जाता है और छोटे छोटे फाइब्रस सेप्टी, ये जो एरो आपको शो हो रहे हैं फाइब्रस सेप्टी आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रेव्स डिजीज की तरफ। सो इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, इट इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिजीज, ये कहना दुरुस्त रहेगा। Binding of thyroid autoantibodies to the thyrotrophin receptor on the follicular cells जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो थायरोट्रोफिन रिसेप्टर्स क्या है, बाइंड करते हैं ऑन द फोलिकुलर सेल्स पे। ठीक है। ऑटो एंटीबॉडी बाइंडिंग स्टिमुलेट्स द सेल्स एज दो TSH ट्रिगर्ड द रिसेप्टर्स। जब ऑटो एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है फोलिकुलर सेल्स पे तो वहां से क्या होता है, सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं TSH। TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है तो रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है। ठीक है। द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एंड ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब अगर जो है वो रिसेप्टर को TSH कहेगा कि भाई
जो है तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें एक हार्मोन की ज्यादा जरूरत है, बार बार जो है रिसेप्टर्स को स्टिमुलस मिलेगा तो रिसेप्टर ज्यादा टीएसएच रिलीज करेंगे ना, ज्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। इज इट सो? जी मैम। तो क्या यस होगा? मैम। तो इन रिजल्ट ग्रेव्स डिजीज होगी। अब ग्रेव्स डिजीज होती क्या है हम उसके अबाउट पढ़ेंगे। डायग्नोसिस इज मेड व्हेन पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफ्यूज थायराइड इनलार्जमेंट एंड हाइपरथायराइडिज्म, तो हम उसे थायरोटॉक्सिक गाइटर भी कहते हैं। और उसकी सेकेंडरी फाइंडिंग होती है ऑर्बिटोपैथी, ऑर्बिट को इफेक्ट कर रही होती है, ऑर्बिट की डिजीज होती है, ठीक है। देयर इज नो ग्रे स्केल स्पेसिफिक फाइंडिंग फॉर द डिजीज, ठीक है। ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड का ग्रेव्स डिजीज को जो है वो डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। अगर ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड हमें ग्रेव्स डिजीज को डायग्नोज नहीं करके दे रहा, तो कौन सा अल्ट्रासाउंड जो है वो हमें ग्रेव्स डिजीज को जो है वो बताएगा? कौन सा अल्ट्रासाउंड ग्रेव्स डिजीज को जो है वो हमें डिफरेंशिएट करके बताएगा? ग्रे स्केल नहीं बता रहा तो कौन सा बताएगा? नाजिर जवाब दो। आयशा, समिया, फाखरा, तहरीर। मैम डॉपलर पे देखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। मानिया आपने जवाब दिया? मैम मैंने भी डॉपलर ही मैंने बताया। डॉक्टर बेटा आपका नाम क्या है? तरीम। वेरी गुड तहरीम। तहरीम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बाकी सबकी तरह जो पढ़ने वाले बच्चे। तो सुजेस्टिव साइंस आर डिफ्यूज इनलार्जमेंट, ठीक है। डिफ्यूज इनलार्जमेंट हो जाती है, कन्वेक्स गोइंग हो जाती है। कन्वेक्स और कनकेव में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑफ द इंटीरियर ग्लैंड मार्जिन एंड माइल्ड टेक्सचरल कोर्सनिंग। तो टेक्सचरल कोर्सनिंग का ये मतलब होता है कि टेक्सचर खराब हो जाना। जैसे एक किसी एक बंदा जो बड़ा प्यारा सा होता है, लाइक कोई भी आप अपने घर में किसी बच्चे को कंसीडर कर लें। शुरू शुरू में जब छोटे होते हैं बच्चे तो बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, जब बड़े होने लगते हैं तो उनकी स्किन बड़ी खराब हो जाती है। तो वो जो स्मूथ से रफ स्किन की तरफ का जो एक दौरानिया होता है तो हम उसको कहते हैं, जो जब स्मूथ स्किन होती है, स्मूथ स्किन जब रफ स्किन में चेंज हो जाती है तो उसको उसको क्या कहेंगे हम? कोर्स स्किन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने मिसाल दी है कि टेक्सचर जब खराब हो जाता है तो उसे कोर्स टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। हाइपोइक पैटर्न इज आल्सो नोटेड ड्यू टू हाई ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हाई होता है तो हाइपोइक पैटर्न होता है। हाई सेलुलैरिटी ऑन एक्सपेंस ऑफ कोलाइड कंटेंट्स एंड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। तो हम देखते हैं कि भाई लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन क्या होती है और कोलाइड कंटेंट्स क्या होते हैं। High vascularity with high velocity flow is characteristics more than 60 centimeter per second peak systolic velocity। तो हमने कहा कि भाई ग्रे स्केल से ग्रेव्स डिजीज जो है वो डायग्नोज नहीं होगी, तो क्या होगा जब हम उस पर कलर डॉपलर अप्लाई करेंगे तो उसकी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो है वो मोर देन 60 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। अब किस बच्चे को पता है कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी और एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी क्या होती है? आप लोगों ने डॉपलर पढ़ लिया हुआ है। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी का और एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी का आइडिया है? काको, बच्चों जवाब दो। नहीं पता तो मुझे बताओ, मैं बता दूंगी अभी। बता दें मैम। बता दें मैम बता दें। बता दें मैम। ओके अच्छा, मैं जो है आई हैव अ हैबिट कि भाई मैं जो है ना एक चीज क्लियर किए बगैर आगे नहीं जा सकती। सो जो लेक्चर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ था, मैंने आपको सोचा था कि मैं जो है ना मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगी, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। सो मैंने बच्चों को भी पढ़ाया था, ये आ गया लेक्चर। इसमें आपको मैं जो है वो इंशाल्लाह ये लेक्चर मैं आपको भी दूंगी, लेकिन मैं जस्ट वेव फॉर्म बता रही हूँ। डॉपलर में हमारे पास जो वेव फॉर्म बनती है ना, वो ये हमारे पास वेव फॉर्म बनती है। तो जो हमारे पास जब डॉपलर की वेव फॉर्म पीक पे जाती है तो इसको कहा जाता है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। और जब हमारे पास स्टार्ट होती है या नेक्स्ट वेव का स्टार्ट होता है तो उसको कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी। इसमें जो है बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस ये कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है और जहाँ से नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी, ठीक है। हम इसको एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी या इसको क्यों नहीं कहेंगे,
क्योंकि इससे नेक्स्ट वेव फॉर्म, ये पहली वेव फॉर्म थी, इससे नेक्स्ट वेव फॉर्म जहां से स्टार्ट होगी उस पॉइंट को एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी कहा जाएगा। शो हो गई आपको? यस मैम। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हमारे लेक्चर का नाम क्या था? थायराइड। 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 तो हम थायराइड खोलते हैं। अब पता चल गया कि क्या होगी, वेव फॉर्म क्या होगी। सो यस मैम। उसमें जो है हम कहाँ पे थे मुझे बताइएगा, मैं भूल गई हूँ। ग्रेव्स डिजीज। ओके ओके। सो यहाँ पे थे। तो क्या होगा कि मोर देन 60 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। जब मैं आपको इंशाल्लाह डॉपलर एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगी तो आपको ये बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डीडी क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस फ्रॉम अर्ली हाशिमेटोथायरॉइडाइटिस इज डिफिकल्ट। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं, हम शुरू में हाशिमेटोथायरॉइडाइटिस को ग्रेव्स डिजीज से अलग नहीं कर सकते। Here is the gland is less heterogeneous and less lobular and has higher velocity vessels. तो शुरू में ग्लैंड जो है वो कम हेट्रोजीनस होता है, कम लोब्यूलर होता है और इसकी हायर वेलोसिटीज वेजल्स होती हैं। नॉर्मल वेलोसिटी in inferior thyroid A is 10 to 15 centimeter per second and in the parenchymal vessel is 3 to 5 per centimeter per second. In Graves disease 10 to 15 fold increase in peak systolic velocity। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्रेव्स डिजीज है, इसमें इनलार्ज्ड ग्लैंड हो गया है, इस्टमस जो है इनलार्ज हो गया है। जब हमने इसको कलर डॉपलर पे अप्लाई किया तो वास्कुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन हाशिमेटोथायरॉइडाइटिस पे ये हुआ था कि वह जो है वो लेट स्टेज में, अर्ली स्टेज में थोड़ी बहुत वास्कुलैरिटी थी, लेकिन लेट स्टेज में वास्कुलैरिटी थी ही नहीं, एब्सेंट हो गई थी। तो अगर आप ग्रेव्स डिजीज को देखें तो ये हमारे पास ग्रे स्केल इमेजिंग है, इसमें ग्लैंड बहुत जो है वो हो गया है, स्वोलन हो गया है, इसमें फाइब्रोटिक चेंजेस हो गई हैं, ब्लॉक्स बन गए हैं। ये मैं एंड पे बताऊंगी ये किस चीज की इमेज है। हमारे पास ये कलर डॉपलर हमने अप्लाई किया तो हाई वास्कुलैरिटी हो गई। फिर हमने जब इसको डॉपलर अप्लाई किया, स्पेक्ट्रल डॉपलर अप्लाई किया, तो इसकी वेव फॉर्म्स की शक्ल ही बदल गई और वो इंक्रीज हो गई अपने साइज में। लाइक जब मैंने आपको जो है वो नॉर्मल वेव फॉर्म जो अभी मैंने दिखाई थी, क्या वो इस शेप की थी या वो चेंज थी? इससे चेंज थी मैम, वो चेंज थी ना। तो जब तो ये क्या है, ये हमारे पास डिजीज्ड पैटर्न बन गया है। अब हमारे पास मेरे बच्चों में आपको बताऊं कि थायराइड स्कैन जो मैंने बात की थी, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन, तो होता यूं है कि हाशिमेटोथायरॉइडाइटिस में और ग्रेव्स डिजीज में हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियम 99 या आयोडीन 131। तो हमारे पास ग्रेव्स डिजीज में कंट्रास्ट अपटेक होके इस किस्म का जो है वो एक शेप आती है। लेकिन अगर जो है हाशिमेटोथायरॉइडाइटिस होगा तो कंट्रास्ट अपटेक नहीं होगा, कंट्रास्ट अपटेक नहीं होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इज इट ग्रेव्स डिजीज और हाशिमेटोथायरॉइडाइटिस। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इमेजेस दिखाती हूँ उसकी। हॉट नोड्यूल्स एंड कोल्ड नोड्यूल्स, ठीक हो गया, इन थायराइड। क्रोम शो हो रहा है? यस मैम। जी मैम। ये इसको हम देखते हैं तो ये क्या निकल आया, मैं तो कुछ और दिखाना था। खैर पीछे जाते हैं वापस। ये हमारे पास जो है, सॉरी, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है वो इमेजिंग होती है। आई डोंट नो बाय ये क्यों ओपन नहीं हो रहा, बट मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि ये हमारे पास जो है जब कहीं कहीं पे कंट्रास्ट अपटेक नहीं होता तो उसको कहा जाता है कोल्ड नोड्यूल, और जब जब कहीं पे जो है वो कंट्रास्ट अपटेक हो जाती है तो उसको हॉट नोड्यूल कहा जाता है। और अगर बिल्कुल ही कंट्रास्ट अपटेक नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, सुप्रेशन हो गई है ग्लैंड की। तो हमारे पास जो है एक्सरेज कैसे शो होते हैं आपको पता है, एक्सरेज कैसे नजर आते हैं, सीटी स्कैन की इमेजेस कैसे नजर आती हैं आपको वो भी पता चल गया है। हमारे पास सोनोग्राफी की इमेजेस कैसी नजर आती हैं वो भी आपको पता चल गया। और आज आपने देख लिया कि जब थायराइड स्कैन होता है न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन के अंदर तो हमारे आपके पास कैसी इमेजेस शो होती हैं, तो वो इस किस्म की होती हैं। इसमें हमारे पास 3-4 डिजीजेस हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह, और फर्दर जो है वो थायराइड ग्लैंड
अल्ट्रासाउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं, असल में एक इशू हो गया है कि जब मैंने आप लोगों से 14 जनवरी जो है वो आपसे असेसमेंट की डिसाइड कर ली, तो मेरे जनरल अल्ट्रासाउंड के बच्चों ने कहा कि हमने भी 14 को देनी है असेसमेंट। तो अब आप एक और डेट बता दें कि आप किस डेट को जो है 14 और 15 के अलावा किस डेट को जो है अपना वाइवा देना चाहेंगे मुझे। मैम 20 रख लें। 20 मैम 18 से हमारा पैथोलॉजी का वाइवा स्टार्ट हो रहा है। जी मैम लेकिन 20 रख लें। 13 14 को कर लें। मैम 13 14 को कर लें, क्योंकि उसके बाद हम लोग की नो दूसरी मैम भी 20 रख लें प्लीज। मैम 20 ठीक है। हम 20 रख लें। मैम हमारा वाइवा भी है पैथो का। नो 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 नो, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। 11 और 12 ठीक रहेगा? नो जी मैम मैम। ठीक है, ठीक रहेगा मैम। कर लें पैथोलॉजी का वाइवा है मैम। 11 को, 10 11 को। प्लीज प्लीज 14। मैम फार्मा का वाइवा है हमारा। समझ आ रही मैम है? 20 ठीक है, 20 ठीक है। मैम 20 ठीक है। मैम 20 ठीक है, पैथो का भी हमारा है वाइवा। बेटा मैं क्या कह रही हूँ कि चुप हो जाए 1 मिनट के लिए, तो आपको समझ नहीं आ रही? बोली जा रहे हैं 1 मिनट में कह रही हूँ प्लीज चुप कर जाएं, प्लीज चुप कर जाएं, तो इसका मतलब है कि चुप कर जाएं। मुझे ये बताएं कि 11 को कितने बच्चों का वाइवा है, 11 को कितने बच्चे ऑक्युपाइड हैं? अपने हैंड्स रेज करें। इलेवन को आप सबका वाइवा है, ऐसे ही है? यस मैम। अपने हैंड्स जो है वो डाउन कर लें। ट्वेल्व को कितने बच्चों का वाइवा है? 12 को कितने बच्चे फ्री हैं? 12 को एक अमान लियाकत का वाइवा है बस। ठीक है। सो जो आप मेरे पास बच्चे हैं टोटल हैं 82 बच्चे। ठीक है, तो 12 को जो है वो मेरे पास, मैं आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में बता देती हूँ कि मुझे कितने बच्चे जो है वो वाइवा देंगे। सो सर की तरफ से आज हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आए हैं कि जो है किसी का रीटेक नहीं लेना। जो आप एक टाइम बताएंगे उस टाइम पे अगर स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो ठीक है। मैं आपको जो है वो उनका एक पढ़ के मैसेज सुना देती हूँ। तो इसी 12 जो है मैं आपको स्टूडेंट्स आपके नाम बता देती हूँ कि 12 को जो है। जी मैम जैसे मेरा 11 को है पैथोलॉजी का, तो मैम नेक्स्ट डे मुझे फिर एक भी दिन नहीं मिलेगा पूरा? अगर मेरा मतलब ए से जो है ना अल्फाबेटिकली अगर आप लेंगे तो ए से शुरू होगा और मेरे पास यस आधा मैम। 20 को ठीक है हमारा मुझे ये वाइवा। बताएं प्लीज। मैम 20 को ठीक है। मैम 20 को ठीक है प्लीज। नहीं मैम 20 डेट नहीं, ठीक है। ये आपने मुझे बताएंगे कि ये जो है वो 20 है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है वो मेरे पास जो है वो आमिर शौकत से लेके जो है वो मैमूना तारिक तक जो है वो आ रहे हैं बच्चे। तो इन बच्चों में से वो 12 को जो है अमानिया ताहिर, ठीक है मैं आपको नेक्स्ट बच्चों के साथ ले लेती हूँ। ठीक है, अमानिया ताहिर आपका ही मसला है ना सिर्फ? मैम मेरा भी है। मैम मेरा भी है पैथोलॉजी मैम का हमारा वाइवा। भी है पैथोलॉजी का। मैम मेरा भी है इसका प्रॉब्लम। 12 को मुझे कितने बच्चे वाइवा दे सकते हैं? मैम आप 16 को ले लें। 19 रख लें। अगर आप लोग एक बार 1 मिनट के लिए मुंह बंद कर लें तो मैं कुछ बात कर लूं। 12 को कितने बच्चे वाइवा दे सकते हैं? अपने हैंड रेज करें। अपने हैंड्स रेज कर लें। 12 को कितने बच्चे दे सकते हैं जिनकी कोई जो है वो कमिटमेंट्स नहीं है? बाकी सब लोगों की कमिटमेंट्स हैं, बाकी सबके वाइवास हैं। नादर आपका 12 को क्या मसला है? मैम 2-3 असाइनमेंट हैं सबमिट कराने हैं, 14 को भी 12 को भी और 11 को भी। अच्छा ठीक है, तो 4 बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमने 12 को देना है। 16 को कितने बच्चे फारेग हैं? कितने बच्चे 16 को? बाकी अपने हैंड्स डाउन करें।
16 वाले हैंड रेज करें। 16 को सैटरडे, 16 को तो पॉसिबल ही नहीं है, 16 को तो मेरे लेक्चर्स हैं। सो 18 मैम 18 से फिर हमारा पैथो का स्टार्ट हो रहा है वाइवा। मैम 19 रख लें आप। नो मैम। 18 एंड जो 19 है हमारे पास 2 दिन है, ठीक है। 18 को जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जो है अभी मैंने बताया था मैमूना तारिक, और ए से हम जो है 18 को लेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट 40 बच्चों का जो है वो 18 में लेंगे, और जो नेक्स्ट 40 बच्चे हैं उनका हम जो है वो 19 को लेंगे। सो द डेट्स आर 18 एंड 19 जनवरी। तो जो बच्चे भी जो है वो अदर देन जो है वो कोई भी देना चाहेगा तो मैं उसका जो है वो इंशाल्लाह ले लूंगी। मैम अगर मैं आपको 12 को मैम वाइवा दे 18 को दूंगी, पैथो का 18 है। को मेरी फ्लाइट है सऊदीया की, तो फिर मैम 18 को अगर मेरे लिए पॉसिबल ना हुआ, अगर तो नाइट में मेरी फ्लाइट हुई तो फिर तो मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी, लेकिन अगर इन केस 14 को मुझे मॉर्निंग में ही फ्लाइट मिलती है तो फिर मैं आपको पहले दे सकती हूँ। हाँ आप मुझे ईमेल कर लीजिएगा। चलिए आपका नाम क्या बेटा? आयशा इम्तियाज मैम। ठीक है, तो 18 और जो है हमारे पास 19, दीज आर द डेट्स फॉर सेशनल वाइवा ऑफ रीजनल अल्ट्रासाउंड। अब इस इन डेट्स में कोई मसला? नो मैम। मैम 18 को पैथो का मैम वाइवा है। 18 से मैम पैथो का 18 वाइवा को स्टार्ट वाइवा हो है रहा है। पैथो का। कितने बच्चों का? अब बाकी सब अपने मैम हैंड्स डाउन करें, हैंड्स डाउन करें, बाकी सब अपने हैंड्स डाउन करें, सब अपने हैंड्स डाउन कर लें। सो अब हैंड्स जो है वो रेज करें जिनका 18 को पैथो का वाइवा है, तो फिर मैं वो मुझे 14 को दे दे, ठीक है। 4 बच्चों का है तो 4 बच्चों की वजह से जो है वो, या 5 बच्चों की वजह से जो है वो, अब मैं जो है ये डेट्स भी फर्दर चेंज नहीं कर सकती। आई एम वेरी सॉरी। 18 एंड 19 आर द फाइनल डेट्स। तो अगर जो है अगर आप 14 को दे रहे हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो मैं आपका जो है वो 18 या 19 में से किसी भी डेट को आप दे सकते हैं जिन बच्चों का वाइवा पैथो का भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया? नादिर, आयशा, रेहमा, नुदरत एंड मोहम्मद हामिद, ठीक है। ओके मैम, हम 14 को दे देंगे। हाँ तो ओके लेकिन मैम। आपने, लेकिन उससे पहले आपने जो है मुझे एक ईमेल करनी है सब बच्चों के नाम के साथ कि कौन से बच्चे 14 को देंगे, ठीक है। 14 को, ठीक है, हाँ 14 को जो बच्चे देना चाहेंगे फिर 14 को या 15 को हम उनका वाइवा ले लेंगे। 14 और 15, 14 इज़ नॉट फाइनल, क्योंकि 14 को मैंने अपने 14 और 15 को मैंने अपने जनरल अल्ट्रासाउंड के बच्चों का भी वाइवा रखा हुआ है। सो अगर उससे पहले देना चाहते हैं तो भी बता दें। मैम जी अच्छा, लेक्चर नंबर 6 की मैम रिकॉर्डिंग मिल वाइवे की सकती है? वेटेज क्या होगी? 15%, 15 मार्क्स का वाइवा होगा। ज़्यादा कर दूं? नो नो मैम। नो मैम। मैम काफी मैम है। ठीक है। मैम टोटल तो कितने क्वेश्चंस पूछेंगे आप? अब 15 का है तो 8-10 तो पूछूंगी। अच्छा, खैर जो है मैंने आपको ये लेक्चर फॉरवर्ड करना है। मैम सिलेबस आपने क्या बताया? 15 लेक्चर्स? 15 लेक्चर्स किसने बताए? नहीं नो मैं मैम, पूछ रही 7 लेक्चर थे। 7 लेक्चर्स सेवन बताए थे ना लेक्चर्स। आपने लास्ट टाइम। अच्छा, खैर मैं आपको जो है वो ये आज का लेक्चर शेयर कर रही हूँ। किस बच्चे को जो है वो 6 लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली हुई? मैम फाखरा। फाखरा, 6 लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था? मैम मेरे पास स्लाइड्स पे नहीं है। मैम यूट्यूब पे अवेलेबल है सब लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, हम लोगों ने एक उधर पेज बनाया हुआ 6 है की वहां नहीं पे। है। तो 6 नहीं की नहीं 6 होता है। उधर भी नहीं है। 6 की नहीं और किसकी नहीं है? मैम ओनली 6 की नहीं है। सिर्फ आपके पास 6 की नहीं है? अच्छा आयशा, आपके पास 6 की है? नहीं मैम मेरे मैम पास वो भी नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है। यूट्यूब जो पे भी इन्होंने नहीं है। पेज बनाया उस तो पे भी नहीं है। हाँ, तो अगर वो नहीं है तो इट मीन्स कि वो कोई रिवीजन लेक्चर था जिसकी शायद रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई होगी, मैंने आपको सेंड नहीं की जी होगी। मैम वो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स 5 लेक्चर्स की रिवीजन की थी ना, वो वाला लेक्चर था। हाँ तो बस उसकी आपको फिर क्या ज़रूरत है? रिवीजन लेक्चर को आपने क्या करना है? अगर हाँ, अगर आपने कोई चीज़ पढ़नी है तो मुझे बता दें, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। बट रिवीजन लेक्चर की तो शायद मैंने आपको भेजी ही नहीं थी, या भेजी थी? नो मैम इट्स ओके फिर बस हाँ टेंशन थी कि बस। अच्छा,
खैर जो है मैंने आपको जो है वो लेक्चर फॉरवर्ड कर दिया, आप लोगों को मिल गया थायराइड अल्ट्रासाउंड पीसीओस वाला, मैंने आपको सेंड कर दिया हुआ था। यस मैम कर दिया हुआ था और मिल गया ये वाला। थायराइड अल्ट्रासाउंड मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और हम इंशाल्लाह जो है कितने, अच्छा मुझे सिर्फ फाइनल ये बता दें कितने लेक्चर्स हो गए मेरे आपके पास। मैम 7 का कहा था तो 7 लेक्चर्स। नहीं तो मैम पूछ रही है कि सिलेबस में कितने हो गए। मैम 11 लेक्चर्स हो गए हैं। 11 हो गए, मतलब आज वाला डाल के 11 हुए जी। आज वाला डाल के 11 हुए, तो हमारे पास अभी हमने पढ़ना है जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो 12 हो जाएंगे। फिर हमने जो है वो मैम आज वाला डाल के 12 हो जाएंगे। आज वाला डाल के 12 होंगे। यस मैम। ठीक है, तो हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो लेक्चर दैट विल बी ऑन लेक्चर नंबर 13। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड भी पढ़ना है। और मैंने आपको बच्चों बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो पढ़ें, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स पढ़ें, और जो है वो क्या पढ़ें, लाइक डॉपलर अल्ट्रासाउंड की वेव फॉर्म्स की आइडेंटिफिकेशन और उनको कैसे देखा जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ें। तो हम जो है वो भी देखेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड का जी हेपेटिक एडिनोमा थोड़ा सा बता दें काइंडली। उसमें क्या बताऊं, हेपेटिक एडिनोमा क्या होता है? मैम जी मैम क्या होता थोड़ा है सा बताएं, आप बताएं मैम ना मुझे ये समझ नहीं लगी थी, लेक्चर पढ़ा था तो। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? मैम जोहा। जोहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे बाकी क्लास से ये क्वेश्चन है, हेपेटिक एडिनोमा बिनाइन होता है मैलिग्नेंट होता है? मैम बिनाइन। बिनाइन होता है, और क्या होता है, और इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं अच्छा बच्चा। और क्या होता है? मैम बिनाइन होता है लेकिन मैलिग्नेंट भी हो सकता है और कैंसीरियस भी हो सकता है। और मैलिग्नेंट कैंसीरियस को ही कहते हैं। यस मैम। और क्या हो सकता है बेटा? जब तक मैं निकालती तब तक आपको जो है वो टेस्ट है, मैंने एंट्री कर दी थी, बस ये दे दें मुझे, सैनिटाइजर दे दें। अच्छा यही था, थैंक यू। अच्छा बेटा आप यही पूछ रही थी, सिस्ट एडिनोमा? नो मैम हेपेटिक एडिनोमा। कहाँ है? सो हेपेटिक एडिनोमा बिनाइन फोकल लीन होता है, डिफ्यूज नहीं होता, फोकल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ एटिपिकल लिवर सेल्स। जो हमारे पास लीवर के एटिपिकल सेल्स होते हैं उनका क्लस्टर जमा हुआ होता है, उनका गुच्छा बना हुआ होता है। विद इन दिस देयर में बी पूल्स ऑफ बाइल और फोकल एरियाज ऑफ हेमरेज और नेक्रोसिस। तो हमारे पास वो जो गुच्छा बना हुआ होता है बिना टिपिकल लीवर सेल्स का, उसमें पूल्स ऑफ बाइल भी जमा हो सकता है, उसमें ब्लड भी हो सकता है और उसमें नेक्रोसिस भी हो सकती है। दिस गिव्स राइज टू हेट्रोजीनस पैची इकोटेक्सचर। तो ये हमें क्या है, हेट्रोजीनस एक गंदा मंदा पैची साइकोटेक्सचर देगा, स्मूथ टेक्सचर नहीं देगा। द स्मॉलर वंस टेंड टू बी होमोजीनस विद अ स्मूथ टेक्सचर। ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं वो जो छोटे एडिनोमास हैं वो होमोजीनस टेक्सचर भी दे सकते हैं और स्मूथ टेक्सचर भी दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास लार्जर एडिनोमास हैं वो हेट्रोजीनस और पैची इकोटेक्सचर देंगे। देयर आर यूजुअली लेस रिफ्लेक्टिव देन हेमेंजियोमा। जैसे हेमेंजियोमा हमारे पास बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, तो हमारे पास एडिनोमा इतना रिफ्लेक्टिव नहीं होता, इनमें हैव सिमिलर रिफ्लेक्टिविटी टू द सराउंडिंग लिवर पैरेन्काइमा। लेकिन इसकी क्या होती है, लिवर पैरेन्काइमा के साथ जो है वो सिमिलर रिफ्लेक्टिविटी होती है। इसकी कुछ क्लिनिकल जो है वो फीचर्स होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स वो फीचर्स होती हैं जो हमें पेशेंट बताता है, ठीक है, या हमें उसकी किसी रिपोर्ट से पता चलती है कि ये इसको डिजीज हो सकती है। यूजुअली हेपेटिक एडिनोमा जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स से जो है वो होती है, और अगर जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को स्टॉप कर दिया जाए तो हेपेटिक एडिनोमा खुद बहुत जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस जो है उन वजह से हेपेटिक एडिनोमा हो सकता है। दे मे कॉज पेन पर्टिकुलरली इफ दे हेमरेज एंड दे मे बी पाल्पेबल। अगर वो उनमें हेमरेज हो गया है या वो हाथ लगाने से पाल्पेबल हैं, महसूस हो रहे हैं, तो वो दर्द काज करा सकते हैं, पेन काज करा सकते हैं। सर्जिकल रिमूवल इज द मैनेजमेंट ऑफ चॉइस।
हमारे पास तब सर्जिकल रिमूवल की मैनेजमेंट ऑफ चॉइस हो सकती है, ऑल्दो दे ओकेजनली रिग्रेस इफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज डिसकंटिन्यूड। तो बात वही है कि अगर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा जब आप उनको स्टॉप कराएंगे। एन अनयूजुअल एग्जांपल ऑफ सिस्ट डीजनरेशन इन अ लार्ज एडिनोमा, तो ये हमारे पास किडनी है, ये हमारे पास लीवर पड़ा हुआ है और ये हमारे पास हेपेटिक एडिनोमा है और उसके अंदर एक अनयूजुअल सी सिस्टिक डीजनरेशन हमें नजर आ रही है। तो अगर आप इसको देखें गौर से तो सिमिलर अपीयरेंस आ रही है हेपेटिक सेल्स से, और इसके अंदर क्या है, सिस्ट डीजनरेशन भी हुई हुई है। तो बेटा इसमें कोई मुश्किल बात या समझ ना आई? मैम आ गई है समझ, थैंक यू। बाकी बच्चों को आई है? यस मैम। मुश्किल कुछ? नो मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हो सकता है। मैम मैंने आपने असाइनमेंट की डेट जो थी वो एक्सटेंड कर दी थी 3 जनवरी तक, तो मैंने ना आउट ऑफ सिटी जाना था इसलिए मैंने आपको 31 की रात को ही ना मेल कर दी थी। तो बाद में आपकी मेल आई थी कि इस मेल के में आप कर दें, तो मैंने आपको पहले ही कर दी थी, उस मेल में मैंने नहीं की थी। कोई बात मैम नहीं। सेम मेरा भी ये इशू है, तो मैम मैं आपको कोई दोबारा बात करूं कि वही रहने दें? आपकी मर्जी, अगर कर सकती हैं तो कर दें, वरना कोई इशू नहीं। ओके मैम, मैं दोबारा कर देती हूँ। ये कोई उसके परेशानी रिस्पॉन्स वाली में। बात नहीं है। अच्छा है, ठीक है बच्चों, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम वो जो आपने ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड वाले रिवीजन लेक्चर करवाया था उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। वो भेजी नहीं थी क्या? नो मैम। नो मैम। क्या कह रहे हैं, कौन से उसमें मैंने, मुझे डेट बता दें और डे बता दें, मैं अभी आपको भेज देती हूँ। तो वही चीजें तो सेम ही चीजें तो पढ़ाई थी। जल्दी से बताएं ना ताकि फिर मैं उसको करूँ आपको। डेट और डे बताएं, बाद में फिर मुझे याद नहीं रहेगा। क्लास मैम डेट याद नहीं है आपको, फिर देख के मैम मेल आप तब कर तक देंगे, आप अटेंडेंस फिर मार्क कर कर लें, देना। हम आपको डेट ईमेल कर देते हैं। बस ठीक है, अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाती है, मेरे पास आ जाता है जूम पे रिकॉर्ड। और वैसे भी जिन्होंने नहीं पढ़ना होता उन्होंने किसी सूरत नहीं पढ़ना होता। तो खैर चलिए ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मुझे बता दीजिएगा फिर इन नेक्स्ट लेक्चर ताकि मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सेंड कर सकूँ।